ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हमसे जो पुरानी पीढ़ी से उससे ये पीढ़ी आगे अच्छी है, अच्छा से अच्छा काम करेगी और आगे बढ़ेगी, तरक्की होगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और देश की भी आप देखा जाए, पिछले 15 साल की हिस्ट्री देखो और उसके पुराने 15 साल आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी नवीनता, कितना रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है। और ये सिर्फ इसका क्रेडिट अपने प्राइम मिनिस्टर और क्या उनको जितना मैं तो मानता हूं कि जितने उनको दुआ दी जाए उतने कम है। आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मुंबई के प्रसिद्ध सीए और जैन समाज की सबसे पुरानी संस्था भारत जैन महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिमनलाल डांगी उर्फ सीसी डांगी। राजस्थान के रायपुर भिलवाड़ा कस्बे से लगभग 200 साल पहले महाराष्ट्र के जलगांव में आकर बसने वाले एक जैन परिवार में जन्मे डांगी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और जैन समाज की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। वे 12 वर्ष की उम्र से ही एनसीसी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में सक्रिय रहे। यही कारण है कि आपके जीवन में संस्कार और शिष्टाचार साफ झलकता है। अपने शैक्षणिक जीवन में डांगी ने चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा में देश भर में 26वां स्थान प्राप्त कर अपनी अलग पहचान स्थापित की थी। जीवन में कठिन संघर्षों का सामना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले डांगी सभी पंथों को एक मंच पर लाकर संवत्सरी के एकीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डांगी के नेतृत्व में 10 अप्रैल को मुंबई में महावीर जयंती का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसी पर उन्होंने हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल के साथ अपने विचारों और कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। भारत में रहने वाले जैन समाज की यूं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक और दिगंबर समाज के सभी घटकों का समन्वय करके एक राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज की एकता का शंखनाद करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो है भारत जैन महामंडल। और आज उसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सीसी डांगी साहब हमारे इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद हैं। डांगी साहब के जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं सहित ये संस्था किस तरीके से काम करती हैं, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तो डांगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। धन्यवाद। तो डांगी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस संस्था से कैसे जुड़े और कौन से सन में इसकी शुरुआत हुई? सर्वप्रथम मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1899 में इस संस्था का ये स्थापना हुई। तभी बहुत कम लोग आपस में बैठ के एक निश्चित किया कि अपने एक सर्वमान्य संस्था होनी चाहिए, समग्र जैन समाज की एक संस्था होना चाहिए। वो सोच के, वो प्रिंसिपल को अपनाते हुए इस संस्था की स्थापना की गई, जो 125 वर्ष से आज भी अविरत कार्यरत है जी। संस्था की खासियत है, संस्था में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात, इसमें वोटिंग से इलेक्शन कभी नहीं होता है। 4 संप्रदाय जो अपने प्रमुख है, उसमें से एक एक संप्रदायों को 3 वर्ष का कार्यकाल मिलता है और वो अपना दायित्व को निभाते हुए 3 वर्ष में संस्था के जो प्रमुख मेन उद्देश्य क्या है? जैन एकता। मेन उद्देश्य जैन एकता के साथ साथ जैन संगठन, शाकाहार प्रचार और समाज सेवा।
समाज सेवा में अलग अलग किस्म के जो भी समस्या निर्माण होती है उसका बैठ के निराकरण करना और उनको सभी को उसी रास्ते पे चलने के लिए प्रोत्साहित करना, यह काम संस्था अच्छी तरह से करते आई। सर, आपका जुड़ाव इस संस्था के साथ कैसे हुआ? मेरा ये भी एक कहानी है। संस्था में फंड रेजिंग के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो फंड रेजिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो मैं जानता था उनको। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और रिक्वेस्ट किया कि भाई 1 या 2 विज्ञापन मिल सकते हैं क्या। मैं बोला मैं बम्बई में नया हूँ, मेरी जान पहचान नहीं है, फिर भी मैं हर संभव कोशिश करूँगा और मिल गए तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगा। तो वो फ़ोन करके मैंने उनको जब 2 विज्ञापन मैं हासिल कर पाया, उनको मैं भी खुश हुआ। जितना उनसे उनको खुशी हुई होगी उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि किसी ने मुझे कुछ काम बोला और मैं कर पाया। तो विज्ञापन देने के हेतु मैं मंडल की ऑफिस में गया था। खारा कुआ काल जौहरी बाज़ार के पास उस मंडल की ऑफिस थी उस वक्त, उनके पास गया। वहाँ पर मुझे महामंत्री मंडल के श्रीमान चंदनमल जी चांद से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी जानकारी ली, विवरण लिया और ये विज्ञापन दिया। उन्होंने बहुत मुझे धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में उन्होंने ये पूछा कि भाई आपके साके क्या है। अभी साके आने मैं समझ गया क्या जिस पर्पज़ से वो पूछना चाहते थे, वो उसके 2 महीने पूर्व ही मेरी शादी हुई थी। तो मैं बोला मैं साके में दे दूँगा लेकिन आपको कुछ काम में नहीं आएगी। तो ऐसे करके जब उनको बताया क्या 2 महीने पर पूर्व मेरा विवाह हुआ, तो बोले यार तू तो मेरे हाथ से छूट गया। ऐसा करके उन्होंने जो भी उनका दिल की भावना थी वो उन्होंने व्यक्त किया। तो उसके बाद में जानकारी हुई और उन्होंने बताया आप मंडल से जुड़ो, आते जाते रहो और संस्था बहुत अच्छी है। आप इसके जितना करीब आओगे उतना आपको और ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा हौसला आपका बढ़ेगा, आपको काम करने की भी उम्मीद बढ़ेगी और आप मुझे विश्वास है कि आप और अच्छा मंडल से जुड़ के काम कर सकते हैं। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था क्या ये कुछ आगे आज ये जो क्षण आया है ये आएगा, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, आप जब से अध्यक्ष बने हैं इस संस्था में खास तौर पर नवाचार के कार्यक्रम क्या क्या हुए हैं? संस्था में अध्यक्ष बनना तो मेरा कुछ तय था नहीं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष जो 2 महान आत्मा थी उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने सोच लिया था कि भाई इसको अध्यक्ष बनाने का है। और मैंने उद्देश्य जो थे मंडल के उसको आगे लेके जाना ये मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन साथ साथ मुझे जो मैंने देखा कि अभी तक मंडल का ऑफिस बम्बई में है, अधिकतर मेंबर्स बम्बई में है, तो मैं ये यदि अखिल भारतीय संस्था है तो ऐसे ही हमको सभी को प्रेरणा जानी चाहिए, सभी को इसका उपदेश, इसकी उपयोगिता होनी चाहिए। वो उद्देश्य से मैंने ये सोच लिया था कि इसको अपने को हो सके उतना प्रचार करके आगे बढ़ाने का है। डांगी साहब, पूरे विश्व में जैन एकता की बात कही जाती है कि जैन समाज के लोग बड़े संगठित हैं, लेकिन बार बार सवाल एक ये उठता है जो शायद आपको कड़वा भी लग सकता है कि संवत्सरी पर्व पर ये जैन समाज के तमाम घटक एक क्यों नहीं हो पा रहे? मनीष जी, आप मेरे ख्याल से आपके सोच में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम संवत्सरिक का प्रोग्राम हो या महावीर जन्म कल्याणक का प्रोग्राम हो, हम साथ में मिलके ही मनाते हैं। और उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे आचार्य, गच्छाधिपति, साधुगण, साध्वी जी, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते, कहीं ऊंचा न है न तो कहीं नीचा है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सभी श्रावक एक साथ में हैं। और ये ठीक है, अभी कुछ इतना बड़ा जो परिवार है उसमें थोड़े बहुत घटक ऐसे होते हैं, ऐसी घटना टेम्पररी घटती है, बाद में वो मेलजोल हो ही जाता है। किसी भी घर में विवाद है वहाँ समरसता भी है, सॉल्यूशन भी है, और ये
थोड़ा बहुत हर जगह चलता है। तो हमको इससे निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी निराश हुए नहीं है और कभी होंगे नहीं, और हमारी इससे उल्टी एनर्जी बढ़ती है और हम आशावादी है, आशावादी जीवन जीते हैं और अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं। मेरा सवाल जो था सर, वो जो देश के तमाम संगठन भारत सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं कि संवत्सरी पर्व पर एक छुट्टी निर्धारित की जाए, तो सरकार का ये कहना है कि आप पहले संगठित हो जाइए। तो ये संगठित नहीं होने के विषय में मेरा निवेदन है कि आप उसके बारे में बताएं। मनीष जी, आपका एक सवाल बिल्कुल सही है और मैं आपसे सहमत भी हूँ, लेकिन साथ साथ आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अभी हम 22 सितंबर को एक प्रोग्राम किया था सामूहिक क्षमावान का, और उसमें हमने पार्लियामेंट के स्पीकर अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय ओम बिरला साहब को बुलाया था। ओम बिरला साहब से हमने निवेदन भी रखा था उनके सामने। मैं ओपनली आज भी वो और मेरा ऑडियो मौजूद है, उसमें आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। उनको हमने विनंती ये किया कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से 100-200 लोगों की एक टीम, जिनका हम एक डिस्कशन पहले करके फिर दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं, और समस्या गंभीर नहीं है कि इसको कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हो सकता है किसी के बोलने की देरी है और सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। चलिए, हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि इस मामले में जल्दी ही आपको सफलता हासिल हो। अब हम इस सवाल के कार्य को कुछ निजी जिंदगी की ओर लेकर चलते हैं जी। सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि मूल तो आप राजस्थान के हैं, राजस्थान से परिवार कैसे महाराष्ट्र आया और मुंबई तक की यात्रा कैसे हुई? ये भी बहुत गंभीर सवाल है। अच्छा कि आपने सवाल पूछा। 200 से अधिक वर्ष पूर्व मेरे दादा साहब महाराष्ट्र में आए और वहाँ से हमारी परंपरा शुरू हुई। जलगांव ज़िले में एक छोटा सा गांव है, और अधिक तक उस ज़माने में जो भी व्यक्ति वहाँ से आए, राजस्थान से और इधर महाराष्ट्र में आए, तो सभी छोटे छोटे गांवों को सिलेक्ट किया, उसी को अधिक महत्व दिया और वहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू किया। वो मूलतः उस वक्त व्यवसाय सिर्फ खास करके कपड़ा, किराना, कुछ थोड़ा बहुत मनी लेंडिंग, खेती, ये सब व्यवहारों में काम करते थे और सभी का सब कुछ ठीक चलता था। ठीक यानी आप बोलोगे दिन दुना रात चौगुना, वो तो संभव नहीं था। मारवाड़ी, जैन, राजस्थान से जो मूलतः आए हैं, सब मेहनत करने वाले हैं। इतना मेहनत करने वाले हैं कि मैं आपको मेरी स्टोरी यदि बताऊं तो मैंने हरी मिर्च आती, हमारा गांव छोटा था, 6-7 हज़ार का पॉपुलेशन था। मेरे सर पे टोकरी पे 5 किलो मिर्ची लेके मैं हरी मिर्च लेके गांव में घूमता था। अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देहातों में जाता था, वहाँ मैंने मिर्ची भी की है जी। हमारे गांव में पूरे साल भर में 2 एकादशी के व्रत रखे जाते थे और उसको धार्मिक भावना हिंदू समाज की बहुत अच्छी थी और सब मानते थे। तो उस वक्त मैं, जिसको आज खजूर बोलते हम लोग, या कोई उस ज़माने में गांव में पेंट खजूर बोलते थे, वो खजूर भी मैंने मेरे सर पे लेके गांव में घूम के बिकी हुई है खजूर के सामने मैं कोई अनाज देता था, कोई ज्वार देता था, गेहूँ, उड़द, वो बार्टर जिसको बोलते, बार्टर सिस्टम, वैसा मैंने वो भी काम किया। 5-5, 7-7 किलोमीटर, 8-8, 10-10 किलोमीटर में पैदल भी गया, क्योंकि हालात ही वैसे थे घर के। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा ख़ास बात, उस वक्त मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे पिताश्री, मेरे माताजी, चारों ने होटल में कदम नहीं रखा, होटल में पानी नहीं पिया, थिएटर में कदम नहीं रखा, किसी पिक्चर को नहीं देखा। तो वो हिसाब से तो भी हम जितना प्रगति करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। मेरे को 5 सिस्टर थी, हम 3 ब्रदर थे, तो शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरा साधन नहीं थे। मैं 10.5 साल का था तब से घर छोड़ा, चाचा जी के यहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने एसएससी
मैं पढ़ाई करके इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे हाईएस्ट मार्क मिले। उसके बाद में मैंने जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैं बम्बई आया। मुझे हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, लेकिन मेरे एक चाचा जी थे बंसीलाल जी डांगी करके, उनकी जानकारी अच्छी थी। वो इधर उधर से जानकारी हासिल करके उन्होंने बोला कि हाँ सीए करना है करके, और वो मूल उद्देश्य से लेकर मैं बॉम्बे में आया। मुझे सीए करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि सीए में जो पहली परीक्षा होती है उस परीक्षा में मैं रैंक में यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा 26वां नंबर आया। मैं रैंक में पास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है जी। और उसके बाद में मैंने पार्ट टाइम अर्निंग और लर्निंग दोनों चीज़ें साथ में किया। एक होटल में 25-30 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त मेरा पगार पार्ट टाइम में 150 रुपया था। और वो तो भी मैं खुश था, उससे मेरा खर्चे का कुछ गुजारा होता था। तो इस बात का आज मुझे गौरव है। डांगी साहब, आपके प्रोफेशन में लंबे वर्षों से आप जुड़े रहे जी। और सिनेमा की दुनिया में राजेश खन्ना हुए, बीआर चोपड़ा साहब हुए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोग आपके क्लाइंट रहे। तो उस विषय में थोड़ा सा कुछ अनुभव रहा हो फिल्म इंडस्ट्रीज का, आप शेयर करना चाहें तो। संभव में ऐसा हुआ कि मैं जिस कंपनी में सीए की ट्रेनिंग ले रहा था उस कंपनी के ऑडिट, मतलब जो मेरे साहब थे उनके पास बीआर चोपड़ा या चोपड़ा के ऑडिट थे, तो ऑडिट में करते रहा। और मैं उस वक्त जून और जुलाई 2 महीने में इतनी मेहनत करता था। हमारे साहब का मेरे पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, और रिस्ट्रिक्शन नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर पाया और उसका फ़ायदा मुझे आगे चल के मिला। एक बार सहज मुनि जी महाराज साहब के दर्शन के लिए राजेश खन्ना जी को मैं लेके गया, ऐसे उनकी मेरी जान पहचान हुई। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भाई मुझे आपसे एक मीटिंग करना है। मैं बोला भाई चलो ठीक है। तो मीटिंग किया और मीटिंग के बाद में उन्होंने बोला कि आज मेरे पास पैसे से तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मुझे इनकम टैक्स भरना है और भी कुछ पैसा देना है, वैसे जैसे जैसे इनकम टैक्स भरूँगा वैसा वैसा इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा दूंगा। तब मैंने उनको बोल दिया कि मैंने पैसे के लिए ज़िंदगी में किसी का काम रोका नहीं और आपका रोकने का तो वैसे भी सवाल ही नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, जितना मेरे से बनेगा उतना मैं कोऑपरेट करूँगा और आपका काम करूँगा। और वैसे मैंने 3 साल के अंदर उनका पूरा काम ट्रैक पे लेके आया। ट्रैक पे लेके आने के बाद एक कमिश्नर ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला सिर्फ आपकी वजह से हम उनसे पैसा रिकवर कर पाए और आपने उनका काम ट्रैक पे लेके आए, इसलिए हम वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैंने उनको हाथ जोड़ के उनके आशीर्वाद लिया और आज भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत विरले हैं। और राजेश खन्ना जी भी मेरे काम से खुश थे। कभी भी जब भी उनके घर पे अपने ऑफिस में गया होगा तो उन्होंने अपने हाथ से प्लेट लगा के मुझे दिया। इस बात का मुझे बहुत गौरव है, खुशी है। वैसे ही बप्पी लहरी जी है, उनके इधर भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो वो हमेशा हमको बुलाते थे। हमारे यहाँ पर भी वो हमेशा आते थे, किसी भी प्रोग्राम में कभी उन्होंने एब्सेंटी नहीं रही, हमेशा आए, पूरे परिवार के साथ आए। और ऐसे मेरे रिलेशन सभी के साथ एकदम अच्छे हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। 10 अप्रैल को आपके नेतृत्व में भारत जैन महामंडल का समापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम कैसा होगा, किन किन लोगों की उपस्थिति होगी और इस वर्ष क्या खास होने वाला है? मनीष जी, ऐसा है जो भी कार्यक्रम अभी तक होते आए सभी की सहभागिता रही, सभी का कोऑपरेशन रहा और उसकी वजह से हम अच्छा से अच्छा प्रोग्राम्स, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जनता को देते आए और देते रहेंगे। अभी मेरा 1 वर्ष और बाकी है, इसमें भी हम और काम करेंगे और हमारा दिन ब दिन हौसला बढ़ता है, कम नहीं होता है। जी। और जिन जिन महानुभावों को, अतिथियों को हम बुलाते हैं वो आने के बाद बहुत खुशी महसूस करते हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। पिछले वक्त
प्रोग्राम में बिरला जी आए थे और उनके अलावा दूसरे भी महानुभाव पधारे थे। जैसे इस बार अभी भी प्रधानमंत्री की प्राइम मिनिस्टर के आने की पूरी उम्मीद है। साथ साथ हम वाइस प्रेसिडेंट है, अपने राज्यसभा के स्पीकर है, उनको भी हम आमंत्रित किया है जी। इसके अलावा महाराष्ट्र से देवेंद्र जी फडणवीस है, एकनाथ जी शिंदे है, अजित दादा पवार है, हमारे मंगल प्रभात जी लोढ़ा है, उनका सदा सहयोग हमको रहता है। उनको और हमारे गांव से, मेरे नेटिव प्लेस से जो मिनिस्टर है गिरीश जी महाजन जी, वो बोला तो संकट मोचक के नाम से पूरी दुनिया जानती है उनको, और वास्तव में वो संकट मोचक है। प्रातःकाल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा पीढ़ी अच्छी है, होशियार है, बहुत होशियार है। किसको 80% मार्क्स आते हैं, किसको 90% आते हैं, किसको 95% मार्क्स आते हैं। तो पढ़ाई में कमज़ोर है ये मैं नहीं मानता हूँ। और आगे हमसे जो पुरानी पीढ़ी से, उससे ये पीढ़ी आगे अच्छी है, अच्छा से अच्छा काम करेगी और आगे बढ़ेगी, तरक्की होगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और देश की भी आप देखा जाए, पिछले 15 साल की हिस्ट्री देखो और उसके पुराने 15 साल आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी नवीनता, कितना रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है। हम एक समय था कि हम सब पे डिपेंड थे, हर कंट्री पे। आज काफ़ी कंट्री हम पे डिपेंड है और ये सिर्फ इसका क्रेडिट अपने प्राइम मिनिस्टर, और क्या उनको जितना मैं तो मानता हूँ कि जितनी उनको दुआ दी जाए उतनी कम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ही खासियत है, पिछले 10 साल से वो 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन जिससे देश हिल सकता है, ऐसा उन्होंने सबको प्यार से हिला दिया, सबको इतना जागृति पैदा कर दी और इतना तरह तरह की सुविधाएं दिए, शौचालय दिए, मकान दिए, काम दिया। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं, हम रख नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थे सीसी डागी साहब, जिनके जीवन के बारे में और भारत जैन महामंडल जिसका आप वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में खुलकर बहुत सारे विषयों पर इन्होंने बातचीत की। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और शख्सियत के साथ। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। नमस्कार।